Hey guys, संजीव here. Welcome back to my channel और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 29th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा सी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिंजा हो चुकी थी मिसिंग। इसे जानने के बाद तो पूरे सिक्योरिटी में भूचाल आ जाता है। सभी लिंजा को ढूंढने में लग जाते हैं। आखिरकार उन्हें लिंजा तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें ये पता चल जाता है कि लिंजा मैडम खुद की मर्जी से गई है। कियान भैया भी वजह को समझ जाते हैं। वो समझ जाते कि लिंजा मैडम इसलिए गई थी क्योंकि वो उन पर कोई वर्डन नहीं बनना चाहती थी। वह दूसरा लिंजा पहुंच चुकी थी नलैन फैमिली में बोर के पास, और बोर के पास जाने के बाद उसके वादे के मुताबिक वो येन भैया से उसे दूर रहने को कहते हैं। बोर भी इसमें हामी देती है, पर बेचारे को क्या पता कि ये बोर थी अव्वल दर्जे की कमीनी, क्योंकि भले ही वो नलैन फैमिली में आती या नहीं, बोर जरूर येन भैया के पीछे जाती, क्योंकि उनके मुताबिक येन भैया बाद में जाकर उनके लिए बहुत बड़ी खतरा बनने वाले हैं। इसीलिए तो येन भैया को चैलेंज करते हुए उसने भेज दिया था सिक्योरिटी ब्यूरो को एक वेडिंग इनविटेशन, जिसे देखकर फैंग मैडम तो गुस्से से फुफकार रही थी कि उसने पूरे लैन फैमिली की इतनी हिम्मत कि उसने इस वेडिंग इनविटेशन की मदद से खुल्ला सिक्योरिटी ब्यूरो को चैलेंज किया है। इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और दूसरे भी येन भैया को पता चल चुका था कि बोर की ब्लैकमेल की वजह से ही लिंजा सिक्योरिटी ब्यूरो छोड़ के चली गई थी, और जैसे उन्हें पता चलता है कि लिंजा खुद की मर्जी से नहीं गई थी, वैसे ही वो तुरंत जाने लगते हैं लिंजा को वापस लाने। लेकिन फैंग मैडम तुरंत ही उसे रोक देती है। अरे भाई ठहर जा, तुझे पता भी है लैन मेथियन कौन है? फिर मैडम येन भैया को समझाने लगती है कि लैन मेथियन कितनी बड़ी तोप है। वो बताती है कि लैन मेथियन बहुत साल पहले गवर्नर में पहुंच चुका था। एक बार तो बेजिंग के सभी मार्शल आर्ट्स ग्रुप मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए थे। जैसे सुनकर येन भैया भी फैंग की टेंशन को समझ जाते हैं और चल पड़ते ब्रेक थ्रू की तैयारी करने। और दूसरा लैन मेथियन उठ चुका था अपने मेडिटेशन से। इस वक्त वो अपने गोल्डन बुद्धा तकनीक को लगभग परफेक्ट करने की वजह से खुश तो बहुत था, लेकिन साथ साथ वो काफी भड़का हुआ भी था, क्योंकि उससे अपने लोगों से पता चल चुका था कि येन नाम के किसी शख्स की वजह से उसके दो अहम साथियों की मौत हो चुकी थी। इसलिए भाई साहब को किसी पर गुस्सा उतारना ही था, इसलिए उसने सारा इल्जाम बोर पर डाल दिया था। और भी इस चीज से काफी ज्यादा भड़की हुई थी, और वो मन मेथियन को गाली दे रहा था, लेकिन सामने उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो चुपचाप चला जाता अपनी सजा पूरा करने। इसके बाद लैन मेथियन इंतजार करने लगता है येन भैया से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि येन भैया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है। देखते ही देखते अगले दिन बड़े ठाट बाट से दोनों की शादी शुरू होती है। शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। सभी शादी के गुण में गुन गा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान थे जो बस एक ही इंसान के बारे में सोचे जा रहे थे, जिनमें से एक था लिंजा मैडम जो बार बार येन भैया के नाने की दुआ कर रहा था, और वह दूसरा थी फैंग मैडम जो मन येन भैया को गाली दे रही थी, क्योंकि वो कब से येन भैया का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो तो मानो बन चुके थे मिस्टर इंडिया। फिर देखते ही देखते शादी का वक्त करीब आने लगता है और शादी शुरू भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही शादी शुरू होने ही वाली थी तभी सभी को एक आवाज आती है, ओ भाई ठहर जा। ये बोलने वाले कोई और नहीं, ये थे येन भैया और उसके साथी। येन भैया को देखकर तो लिंजा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो मन ये सोचने लगती कि आखिरकार येन यहाँ क्यों आया, क्योंकि उससे बचाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। लेकिन लैन मेथियन वो तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो कब से येन भैया को अपने हाथों से मसलने के लिए तड़प रहा था, और जैसे उसे ये मौका मिलता है वो वैसे ही अपने लोगों से तुरंत उन सबको घेरने के लिए कहता है। लेकिन येन भैया उसके साथ ही फुल्ली चिल थे। वह दूसरी तरफ मार्शल आर्ट ग्रुप का एक लीडर लैन मेथियन से कहता है, सर हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप येन को कैसे संभालते हैं, हमें बस यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन तब भी मेथियन कहता इसकी कोई जरूरत नहीं। उस लीडर को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक से मेथियन अपने कपड़ों को फाड़ता हुआ अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, क्योंकि आज के बाद से इस चाइना का सभी मार्शल आर्ट ग्रुप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। और मेथियन की ये बातें सुनकर सभी समझ जाते कि क्यों माशाए ने सभी को इतने ठाट बाट से बुलाया है,
क्योंकि उनका इरादा तो आज के बाद से पूरे बीजिंग पर अपना राज जमाने का था। यही सोचकर तीनों गुस्से से तुरंत ही एक साथ हमला कर देता है, लेकिन मेतियान के गोल्डन बुद्ध के सामने वो टिक नहीं पाते। एनी ऑब्जेक्शन? लेकिन तीनों मास्टर्स की ऐसी हालत देखकर किसी को भी हिम्मत नहीं होती मेतियान के सामने 2 शब्द भी बोलने की। पर तभी एक आवाज आती है, आई ऑब्जेक्शन। येन भैया को मेतियान के ऐसे ही सामने आते देख लिंजाओ तुरंत मेतियान से कहता है, मेतियान तुमने कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम येन को कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन मेतियान अपने बातों से बड़े आराम से मुकर जाता है और लिंजाओ को मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़की तू मेरे लिए कल्टीवेशन टूल के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो लिंजाओ भड़क जाती है, वो उसे गालियां देने लगता है। यह सुनकर मेतियान की सटक जाती है, वो तुरंत उस पर हाथ उठा देती है, लेकिन इससे पहले येन भैया अपने मजबूत पकड़ से उसके हाथ को रोक देता है और अपने भैया के मजबूत पकड़ को देखकर मेतियान उसे कमेंट मारने लगता है। भाई साहब ऐसे ही चपड़ चपड़ किए जा रहे थे, लेकिन उतनी देर में उसके थोबड़े पर सीधा एक पंच लगता है। मैं तब से देख रहा हूँ चपड़ चपड़ किया जा रहा है। ये मारने वाले कोई और नहीं थे अपने येन भैया। और ये देखकर पब्लिक के साथ ही साथ लिंजाओ के भी तोते उड़े हुए थे। उन्हें तो अपने भैया की ताकत पर कदापि भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अपने यंग मास्टर पर अचानक से हमला होते देख बोर्ड भी गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए वो भी अपने लोगों को येन भैया के साथियों पर छोड़ देता है। लेकिन कहा अपने भैया के साथी गवर्नर लिलम के फाइटर और कहा बोर के लोग पिंशू लिलम के फाइटर। अपने भैया के साथियों के साथ तो उनका कोई चांस नहीं था। पलक झपकते ये लड़ाई वो हार जाते हैं। इसके बाद येन भैया सीधा बोर के पास चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि बोर भी अब बलदस्ते की कमी नहीं है। येन भैया को अपने पास आते देख बोर तो घबरा जाती है। वो तुरंत मेतियान से अपनी मदद मांगता है, लेकिन मेतियान को तो ईगो हर्ट हो चुका था, क्योंकि उनके मुताबिक वो अकेले येन भैया और उसके साथियों के लिए काफी थे। उन्हें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं थी, बल्कि लोग भेजकर तो उल्टा बोर ने ही मेतियान की इंसल्ट की थी। इसलिए बिना किसी दूसरे विचार के मेतियान तुरंत बोर को टपका देता है। और ये देखकर येन भैया भी काफी ज्यादा भड़के हुए थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि मेतियान एक बहुत घिनौना जानवर है, जिसे खुद के अलावा किसी और की जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन पहली बार अपनी इज्जत की किरकिरी करने के बाद मेतियान भी पूरी तरह से तैयार था, इसलिए वो तुरंत अपनी गोल्डन बुद्ध तकनीक को एक्टिवेट कर लेते। लेकिन अपने भैया तो बड़े आराम से अपने हाथों में एक सुई निकाल लेते। और जब पब्लिक देखती कि येन भैया बस एक सुई की मदद से मेतियान की गोल्डन बुद्ध से लड़ने वाला था, तो सभी उन पर हंसने लगते हैं। मेतियान भी पागल की तरह हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल सभी के दिमाग का बन जाता है हलवा, जब सभी देखते हैं अपने भैया का जलवा, क्योंकि जैसे मेतियान हमला करता है येन भैया अपने सुई को आगे बढ़ा देता है और पलक झपकते येन भैया उसके गोल्डन बुद्ध को तोड़ देते हैं। और बस पब्लिक को तो फिर से शौक लग जाता है। पब्लिक तब अपने भैया को एक शॉक मशीन समझ आए थे, और वहाँ दूसरा मेतियान को यकीन नहीं हो रहा था। असंभव, नामुमकिन, मेरी गोल्डन बुद्धा इंडेस्ट्रक्टिबल है। यह सुनकर येन भैया बड़े आराम से अपना एनलाइटमेंट प्रवचन देते हैं। इस दुनिया में कोई भी ताकतवर तकनीक नहीं है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान भी अपने कमजोर तकनीक के साथ भी दुनिया जीत सकता है, और एक कमजोर इंसान सबसे ताकतवर तकनीक के साथ भी दुनिया हार सकती है। तुमने सारी जिंदगी अपने तकनीक पर काम किया, लेकिन अपने दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर पर कोई काम नहीं किया। इसी वजह से तुम्हारी तकनीक तो बेहतर बन गई, लेकिन बाकी चीजों में दर्जनों खामियां रह गई। और तुमने एक असली मर्द का दिल भी खो दिया है। पब्लिक भी इस बात को अच्छे से समझ जाती, लेकिन मेतियान ने तो कब का अपने भेजे को कचरे में फेंक दिया था। इसलिए तो अपने भैया की कोई बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसीलिए तो वो तुरंत ही लिंजाओ के पास पहुंच जाता है और लिंजाओ के जीवन शक्ति को अपने अंदर सोखने लगता है, जिससे लिंजाओ की चीख निकल जाती है। येन! मेतियान की गोल्डन बुद्ध तकनीक की नींव भी यही थी कि उसे किसी मस्कुलिन और वर्जिन लेडी की जरूरत पड़ती थी, और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें लिंजाओ में ही ये क्वालिटी दिखी थी। इसीलिए तो लिंजाओ को अपना बनाने के लिए मेतियान सब कुछ कर रहा था। बहरहाल जैसे मेतियान को लिंजाओ के साथ ऐसा करते हुए येन भैया देखते, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपने सबसे पावरफुल फिस्ट मेतियान को मार देता है, जिससे मेतियान दूर एक दीवार में दस्तक देता है। लेकिन येन भैया मेती पर बिल्कुल भी भाव नहीं देते, क्योंकि इस वक्त तक मेतियान ने लिंजाओ के आधे से भी ज्यादा लाइफ फोर्स को अपने अंदर सोख लिया था। इसे देखते ही देखते लिंजाओ की सांसें धीमी पड़ रही थी, और इस चीज को देखकर सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन येन भैया बिल्कुल भी हार नहीं मानते, क्योंकि पहले तो लिंजाओ उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, और दूसरा उनके ऊपर वाले का हाथ है। इसलिए तो थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार वो लिंजाओ की सांसों को स्टेबल कर देते हैं।
फिर वो उसे फैंग को यहाँ से दूर ले जाने को कहते हैं। लिंजाओ को सही सलामत यहाँ से भेजने के बाद वो गुस्से से मेथियान की तरफ रुख करते हैं, जिसने अब पूरी तरह से अपनी एनर्जी को स्टेबल कर लिया था और हंसते हुए कह रहा था, येन अब तुम्हारी सुई मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। तब येन भैया भी दहाड़ते हुए कहता है, अबे साले कुत्ते, तुझे क्या लगता है मैंने अपना इतना नाम इतना शोहरत बस एक सुई की मदद से बनाया है? इतना कहते वो सीधा मेथियान पर हमला कर देता है। जैसे येन भैया की ड्रैगन फोर्स मेथियान की गोल्डन बुद्ध से टकराती है वो तुरंत ही बिखर जाती है। फिर अगले ही पल येन भैया अपने ड्रैगन स्केल डैगर से सीधा मेथियान के गले पर हमला कर देता है। जिस गोल्डन बुद्धा पर मेथियान को इतना ज्यादा गर्व था वो येन भैया तो क्या उसके एक बाल को भी उखाड़ नहीं पाया था। इसी हैरानी और गम में मेथियान चला जाता है नरक। अब पूरे बेजियन में पड़ने वाला है बहुत बड़ा फर्क, क्योंकि पूरे बेजियन में मेथियान ही था जो सबसे ज्यादा ताकतवर था। अब उसके हारने के बाद सभी देते अपने भैया को फुल इज्जत। तीनों मार्शल आर्ट ग्रुप के लीडर भी देते उन्हें फुल इज्जत और कहते, सर हो सकता है कि हम आपके जैसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमारी कनेक्शन दूर दूर तक है। अगर आपको किसी चीज की मदद की जरूरत पड़े तो आप हमें बेझिझक कह सकते हैं। और मदद मिलने पर येन भैया भी तुरंत पूछते हैं, सर आपको क्या पता है कि गैनाडोर मालूसीडम मुझे कहाँ पर मिलेगा? येन भैया ऐसा इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उनके घोस्ट वैलीज मेडिकल नॉलेज के मुताबिक गैनाडोर मालूसीडम ही एक ऐसी चीज थी जो लिंजाओ की आत्मा को पूरी तरह से हील कर सकती थी। गैनाडोर मालूसीडम ये नाम सुनते तीनों लीडर आपस में विचार करने लगते, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि राह चलते कहीं से भी खरीद लिया जाए। फिर थोड़ी देर तक विचार करने के बाद तीनों को याद आ जाता है कि गैनाडोर मालूसीडम उन्हें कहाँ मिल सकता है। वो तुरंत येन भैया को उसका पता बता देता है। उस जगह का नाम था माउंट एमोई, और येन भैया भी बिना सबक गवाए तुरंत निकल जाते हैं बैन भाई के साथ माउंट एमोई के लिए। लेकिन लिंजाओ की हालत पल पल बिगड़ रही थी, इसीलिए तो माउंट एमोई की आधे रास्ते की चढ़ाई करते ही येन भैया को फिर से लिंजाओ का इलाज करना पड़ता है। जब वो लिंजाओ का इलाज कर ही रहे थे तब भी उन्हें एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, उफी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा यहाँ पर चढ़े आए, तुरंत यहाँ से चले जाओ नहीं तो। अभी ऊफी कहता है, मैं बस उयू को एक बार देखने आया हूँ, प्लीज मुझे एक बार के लिए उससे मिलने दो। ऊफी ये नाम सुनते येन भैया को तुरंत याद आ जाता है, क्योंकि उनके मेडिकल सेंटर के ओपनिंग डे पर पहले ही उन्होंने जिसका इलाज किया था वो कोई और नहीं, वो था ऊफी। बहरहाल वो सुनने लगते कि आखिरकार चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जब वो दोनों लेडी देखते कि ऊफी उसकी कोई भी बातें नहीं मान रहा है, तब वो दोनों ही अपने हथियार से उन पर हमला कर देते। गाइस मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं कि ये कोई हथियार है या पोछा है, लेकिन मैं तो इसे पोछा ही बुलाऊंगा। बहरहाल ऊफी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने ही वाला था वैसे ही वो लेडी अपने पोछे से ऊफी के तलवार को जकड़ लेता है और उनके पीछे से दूसरी लेडी आकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले उसका हमला ऊफी तक पहुंचता एक दूसरा हमला उस पीछे के लेडी पर हो जाता है, और ये हमला करने वाला कोई और नहीं थे अपने येन भैया। येन भैया को देखकर दोनों लेडी तो शौक में थे ही, ऊफी भी काफी ज्यादा शौक में था। वो येन से पूछते हैं, भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अब येन भैया भी कुछ ना छुपाते हुए सारी बात बता देता है, लेकिन वो दोनों लेडी ही तो काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वो दोनों कहते हैं, ओ छोरे तेरी इतनी हिम्मत, हमारे इलाके में आकर हमसे दादागिरी। अब येन भैया भी कहते हैं, ओ मैडम ये जगह आपकी खरीदी हुई नहीं है। हाँ वो दोनों लेडी कहते हैं, बीजिंग के सभी मार्शल आर्ट ग्रुप ने माउंट एमोई को हमारी जगह मान लिया है। ये सुनकर अपने भैया कहते हैं, मैडम शायद आपको पता नहीं कि पूरा बीजिंग अब मेरा है। ये सुनकर वो दोनों लेडी समझने लगते हैं अपने भैया को एरोगेंट, कर देते हमला वो दोनों बिना किए कोई कमेंट। येन भैया के सामने उनका कोई चांस ही नहीं था, वो तुरंत उनके सामने हार जाता है और ऊफी भी दूसरे से निपट लेता है। अपनी इज्जत का हलवा बनाने के बाद वो दोनों यहाँ पर एक पल भी नहीं रहते, वो दोनों तुरंत यहाँ से फुदकते हुए निकल जाते हैं। उन दोनों के यहाँ से निकलने के बाद ऊफी अपने भैया से माफी मांगते, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने माउंट एमोई से दुश्मनी मोल ली है और उनके लिए अब गैनाडोर मालूसीडम लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। येन भैया भी बिना किसी झिझक के तुरंत ऊफी को माफ कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल ऊफी दे देता है उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक, जैसे कुछ समय के लिए येन भैया भी कर नहीं पाते कोई भी टॉक। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस आपको क्या लगता है ऊफी साहब ने ऐसा भी क्या कह दिया जो अपने भैया के लिए इतना बड़ा शौक था? क्या लिंजाओ को बचाने के लिए येन भैया को माउंट एमोई पर गैनाडोर मालूसीडम मिलेगा? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आते तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।